नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। बंगाल हिंसा पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। कहा, ममता बनर्जी दंगाइयों की दीदी है। कहा, अब बंगाल की जनता तख्ता पलट का मन बना चुकी है। बाबा सिद्दीकी के बेटे एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की दमदार 50 के बाद कसी हुई गेंदबाजी से गुजरात टाइसन ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उसके घर में हार का रास्ता दिखाया। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच सोमवार को द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने वेंस फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट किया था। वेंस के साथ प्रतिनिधिमंडल में अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। दोनों नेताओं ने वॉशिंगटन डीसी और पेरिस में हुई पिछली बैठकों की यादें साझा की और भारत अमेरिका संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों तरफ से व्यापार समझौते, ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक तकनीकों पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में हुए प्रयासों को सराहा गया। पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति वेंस ने कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि संवाद और कूटनीति ही किसी भी चुनौती का समाधान है। जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति पीएम मोदी के आवास पर डिनर के लिए पहुंचे तो दोनों देशों के रिश्तों की गर्मजोशी की झलक भी दिखाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने वेंस को गले लगाया और हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। इसके अलावा उन्होंने वेंस के बच्चों से भी बातचीत की। पीएम मोदी ने वेंस के बच्चों को कभी गोदी में बिठाया तो कभी उन्हें दुलारा। इसी के साथ उन्होंने वेंस के बच्चों को मोर का पंख भी गिफ्ट दिया। इसी बीच आज सुबह अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मैं भारत के साथ अपने देश के संबंधों को मजबूत करने के लिए तत्पर हूं और उनके देश के गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। सोमवार को बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने ओडिशा के झारसगुड़ा जिले से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए लोग मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में शामिल थे। बता दें कि इस हिंसा का संबंध वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हुए बवाल से है। गिरफ्तार लोगों में जियाउल हक के 2 बेटे भी शामिल हैं। जियाउल हक मुर्शिदाबाद के जफराबाद में एक व्यक्ति और उसके बेटे की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए ये सभी 8 आरोपी ओडिशा के बनहरपाली थाना क्षेत्र में मजदूरी का काम कर रहे थे। ईद के बाद वो मुर्शिदाबाद गए, जहां उन्होंने वक्फ अधिनियम को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इसके बाद वो वापस झारसगुड़ा लौट आए और मजदूर बनकर काम करने लगे। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मुर्शिदाबाद जिले में समरसेगंज के पिता पुत्र की हत्या के मामले में जांच के लिए पश्चिम बंगाल एसटीएफ की टीम ओडिशा के झारसगुड़ा जिले में आई थी। यहां अन्य अधिकारियों की सहायता से विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी के बाद 2 व्यक्तियों सफाउल हक और बनी इजराइल को हिरासत में लिया। इनके पास से पिस्तौल भी मिली है। बंगाल हिंसा पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ममता बनर्जी दंगाइयों की दीदी है। कितना दर्दनाक होगा जब एक तरफ माँ, माटी, मानुष का नारा देकर बंगाल में हिंदू परिवारों का जीना दुभर कर दिया गया है। कई महिलाओं की गोद सुनी हो गई हैं, कईयों का सिंदूर उजड़ गया है। जो कहते थे कि बदला नहीं बदलाव लाएंगे, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पर हर जगह बदलाव नहीं बदला दिख रहा है। अब बंगाल की जनता तख्ता पलट का मन बना चुकी है। बंगाल में बदलाव नहीं बदले की आग ही दिखती है। बंगाल के लोग मन बना चुके हैं, जैसे ही समय मिलेगा तख्ता पलट होगा। बीजेपी के नेतृत्व में बंगाल
बंगाल में विकास होगा। बीजेपी सांसद ने कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, जिसमें वो विफल रही। वोट बैंक की राजनीति में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया है। दंगाइयों को संरक्षण मिल रहा है, पुलिस पर प्रहार करते रहते हैं, पुलिस मूकदर्शक बनकर रह गई हैं। अब ममता नहीं, दंगाइयों की वो दीदी बन गई है। मुंबई 26/11 आतंकवादी हमले का आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा ने अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति के लिए अदालत का रुख किया है। इसके लिए उसने अपने वकील के जरिए पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उसकी याचिका पर 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। उसी दिन इस हमले की जांच कर रही NIA अपना पक्ष रखेगी। राणा ने 19 अप्रैल को अपने वकील के माध्यम से पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष याचिका दायर की है। अदालत ने सोमवार को 23 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बाबा सिद्दीकी के बेटे और एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। ईमेल के कहा गया है कि उनके पिता की तरह ही उन्हें भी जान से मार दिया जाएगा। जिशान से 10 करोड़ रुपए की मांग की गई है। ईमेल भेजने वाले ने आगे कहा है कि वो हर 6 घंटे में ऐसा ईमेल भेजेगा। मामले में मुंबई पुलिस को शिकायत दी गई है। मुंबई पुलिस आगे की जांच कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईमेल भेजने वाले ने जिशान सिद्दीकी से 10 करोड़ रुपए की मांग की और कहा कि उसके पिता के साथ जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर वो पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया या पुलिस को सूचित किया गया तो उसके साथ भी वैसा ही होगा। जिशान को दिलशाद नाम के एक शख्स से करीब 3 ईमेल मिले हैं, जिनकी ईमेल डिस्प्ले पिक्चर में बंदूक और 6 गोलियां है। तीसरा ईमेल कल मिला है। आवाज समाचार में यहां लेंगे एक ब्रेक। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। शिवसेना नेता और वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बोस्टन में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया है। आदित्य ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ये 100% सही है। चुनाव आयोग बीजेपी के कार्यालय से ही चलता है, दुनिया ये जानती है। दरअसल राहुल गांधी 2 दिवसीय विदेशी दौरे पर है और उनके बयान पर भारत में घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वयस्कों की संख्या से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। राहुल ने कहा कि यह साफ था कि चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता से समझौता किया। सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ी है जो साफ दिख रही है। हमने खुलकर ये बात कही है और मैंने भी कई बार ये बात दोहराई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमेरिका में दिए गए और नेशनल हेराल्ड केस के लिए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर वही करते हैं जो वो दशकों से करते आ रहे हैं। भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान उन्होंने किया है। ये कोई नई बात नहीं है। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इस मामले में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी के बाद 573 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, संबलपुर में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस तलाशी के दौरान ईडी ने 3.29 करोड़ रुपए कैश जब्त किए थे। साथ ही ईडी ने 573 करोड़ रुपए से अधिक की सिक्योरिटी बॉन्ड्स और डीमेट खातों को फ्रीज किया। साथ ही बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी बरामद किए। ईडी की जांच में सामने आया है कि महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप एक ऐसा सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है।
मुंबई में घरों की कीमतें अब आम आदमी के बस की बात नहीं रही है। पिछले कुछ सालों से आम जनता महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी म्हाडा के मकानों पर निर्भर है। हालांकि म्हाडा के घरों की कीमतों में भी काफी इजाफा हुआ है। यही कारण है कि आम आदमी को भी म्हाडा के मकान खरीदने पर विचार करना पड़ रहा है। हालांकि जल्द ही म्हाडा के मकान आम आदमी को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध होंगे। प्राधिकरण ने म्हाडा के मकानों की कीमतें निर्धारित करने के फार्मूले के पुनर्गठन के लिए 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की है। म्हाडा की ओर से नियुक्त समिति ये सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन करेगी कि आम आदमी को किफायती घर मिले और म्हाडा को कोई नुकसान ना हो। समिति अगले 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट उपाध्यक्ष को सौंपेगी। इसके बाद से मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। रोमन कैथोलिक ईसाई चर्च के सबसे बड़े धार्मिक नेता पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वेटिकन के कैमरोलोगो कार्डिनल केविन फेरेल ने उनके निधन की आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि रोम के बिशप फ्रांसिस अपने स्वर्गीय घर लौट गए हैं। पोप फ्रांसिस के निधन पर भारत में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। ये राजकीय शोक मंगलवार 22 अप्रैल और बुधवार 23 अप्रैल को होगा। इसके अलावा एक दिन का शोक पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के दिन रहेगा। राजकीय शोक की अवधि के दौरान पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की दमदार 50 के बाद कसी हुई गेंदबाजी से गुजरात टाइसन ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उसके घर में 39 रन से हरा दिया। मुकाबले में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 3 विकेट के नुकसान पर 198 रन का स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में केकेआर 20 ओवरों में 159 रन ही बना पाई। इस तरह गुजरात ने इस सीजन में अपनी 6ठी जीत दर्ज कर ली है। 12 अंकों के साथ प्लेऑफ की तरफ से मजबूती से कदम भी उन्होंने बढ़ाए हैं। वहीं केकेआर की इस सीजन की ये 5वीं हार है। अब तक की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।